नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। योगी समेत कई बीजेपी नेताओं ने ट्विटर एक्स पर बदली डीपी। पूर्वी लद्दाख में आज सुबह 9 बजे से शुरू हो रही भारत चीन वार्ता, अब तक सभी बैठकें हुई हैं विफल। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 3 दिन भारी, 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट। इस बार लाल किले से दिखेगा बेहद खास नजारा, 1800 विशेष अतिथियों को किया गया आमंत्रित। कहीं धूप तो कहीं उमस छुड़ाएगी पसीना, कहीं भारी बारिश तो कहीं लैंडस्लाइड का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन में फटा बादल, 7 लोगों की मौत, 3 हुए लापता। चिराग को वहीं जाना चाहिए जहां उनके पिता ने भेजा था। चाचा पशुपति ने खड़ा किया बड़ा बवाल, बोले हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। योगी समेत कई बीजेपी नेताओं ने ट्विटर एक्स पर बदली डीपी। पीएम मोदी की अपील के बाद लोगों ने अपने ट्विटर या यूं कहे तो एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर्स बदली थी, जिसके बाद कई नेताओं और आम लोगों के खातों से ब्लू टिक हट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 77वां स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर्स भी बदली। इसके साथ ही उन्होंने सभी से ऐसा करने को कहा। पीएम मोदी की अपील के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन इस दौरान एक्स यानी ट्विटर पर जिसने भी अपनी डीपी बदली और उन्हें ब्लू टिक मिला हुआ था, उनकी ब्लू टिक हट गई है। एक्स पर डीपी बदलने की वजह से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी ब्लू टिक हट गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। हालांकि इस दौरान जिन नेताओं को ग्रे टिक मिला हुआ था, उनके साथ भी ऐसा देखने को मिला। वहीं इसके साथ ही नेताओं के साथ साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी अपने एक्स अकाउंट की डीपी बदली है, जिसके बाद उसके अकाउंट से भी ब्लू टिक हट गया है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इन सभी अकाउंट्स को उनका टिक वापस कर देगी। बता दें कि एक्स के नए नियमों के अनुसार अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलते हैं तो आपके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में आज भारत चीन की बातचीत होने वाली है। अभी तक की सारी बैठकें विफल रही हुई है। कोर कमांडर स्तरीय इस वार्ता में दोनों सेनाओं के कमांडर स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान सीमा पर से तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का आयोजन किया गया है। देश के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले होने वाले भारत चीन कमांडर स्तर की वार्ता सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। यह वार्ता पूर्वी लद्दाख से चुशुल सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित होगी। इनमें दोनों देशों के कमांडर स्तर के अधिकारियों शामिल होंगे। बता दें कि जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच 19वीं बैठक है, लेकिन अभी तक कोई भी बैठक और बातचीत अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकी। बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसा और फिर नवंबर 2022 में तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध बहुत खराब दौर से चल रहे हैं। भारत सीमा के विवादित क्षेत्रों से चीन को अपनी सेना हटाने को कतरा रहा है, मगर ड्रैगन अभी तक इस पर राजी नहीं हुआ। यही वजह है कि भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध और तनाव कायम है। बता दें कि गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच 18 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह सभी बैठकें सफल नहीं हो सकी है। ऐसे में यह बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है।
जानकारी के अनुसार अभी तक हुई बैठकों में भारतीय अधिकारियों से साफ कर दिया है कि वह कोई भी समझौता केवल अपनी शर्तों पर ही करेंगे। चीन चाहता है कि भारत इस बार दबाव में आकर उनकी नाजायज मांगों को मान ले, लेकिन भारत इस बार समझौते के मूड में नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 3 लाख वोटों का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां चुनावी मोड़ पे आ चुकी है, मैदान लगभग तैयार हो चुका है, रणनीतियां बनाई जा रही। पार्टियों ने अपने पक्ष तय कर लिए हैं। जहां एक तरफ एनडीए है, वहीं एक विपक्षी दलों के एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया गया है। इस गठबंधन में 25 से ज्यादा दल शामिल है। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू, सपा, आरजेडी और आप समेत देश की कई पार्टियां शामिल हैं। अब इस गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की वाराणसी से लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। वह वहां से निश्चित तौर पर जीत आएंगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी के लोग प्रियंका को अपना सांसद देखना चाहते हैं। संजय राउत के अनुसार अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रायबरेली, वाराणसी और अमेठी में बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। वह यहां से लगातार 2 बार जीतकर लोकसभा पहुंच रहे हैं। 2014 के चुनाव के दौरान मोदी के खिलाफ आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहे थे। इन चुनावों में वाराणसी से 42 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन उनमें से 40 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। हिमाचल के मंडी के धर्मपुर में सोनखड़ इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहर में पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। बस स्टैंड में पानी भरा हुआ है। यहाँ 2015 में ऐसी ही तबाही देखी गई थी। वहीं भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। नदी का पानी रियासी इलाकों में तेजी से घुस रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बादल आफत बरसा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के कई हिस्सों में बीते 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन से दर्जनों सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। आईएमडी के मुताबिक अगले 72 घंटे जबरदस्त बारिश होने के अनुमान है। शिमला, कांगड़ा, चंबा, हरिमपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और सोलन जिलों में जबरदस्त बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। इसके अलावा रात में यात्रा करने से भी साफ मना कर दिया है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है और सावधानी के साथ गाड़ी चलाने के लिए भी कहा गया है। बाहर वाले इलाके में जाने से सख्त मनाही है। मंडी में सड़कों पर सैलाब में कार तैरने लगी हैं और रियासी इलाकों में दरिया बहने लगा है। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ों के मलबे का ढेर आया और पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। यहाँ बस स्टैंड पानी में डूब गए हैं और नदियां डेंजर से ऊपर बह रही है। सड़कों पर पानी भरने से कई दुकानें सैलाब की भेंट चढ़ गई हैं। लोगों के दुकानों में पानी भरा हुआ है। एक बार फिर आसमानी आफत ने मंडी में तबाही मचा रखी है। लैंडस्लाइड ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बारिश के बीच दरकते पहाड़ों ने जनजीवन को ठप कर दिया है।
चारों तरफ पानी ही पानी, जिसके चलते लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन को मजबूर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश से भीषण तबाही हुई है। नाहन में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेज बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण गाड़ियां और मवेशी पानी के साथ बह रहे हैं। वहीं सोलन में चंडीगढ़ शिमला हाईवे NH5 पर एक बार फिर खुला है। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पूरी तरह बंद हो गया था। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई थी। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया है। राजधानी शिमला में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। शिमला के दुधली इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 गाड़ियां दब गई हैं। सैलाब और मलबे के साथ साथ कई पेड़ भी गिर गए हैं, जिसके चलते यहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। 3 गाड़ियां चपेट में आई। शिमला के करीब 6 से 7 जगह पर पहाड़ों से चट्टान टूटकर गिरे हैं, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में 1800 विशेष अतिथियों और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 कपल को उनकी पारंपरिक पोशाक में समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट और विजय चौक सहित 12 जगहों पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। देश इस साल 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर सरकार ने संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों सहित 1800 लोगों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वहीं प्रत्येक राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से 75 कल्प्स को भी उनके पारंपरिक परिधान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय से ये भी बताया गया है कि राष्ट्रीय समर स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक सहित 12 स्थान पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहल को समर्पित सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हर साल की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इन अतिथियों में 660 से अधिक वाइब्रेंट विलेज के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना के से जुड़े 250 लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रमयोगी शामिल हैं। इसके अलावा खादी कार्यकर्ता, सीमा पर स्थित सड़कों के निर्माण, अमृत सरोवर हर घर जल योजना से जुड़े लोगों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नर्स और मछुआरे भी शामिल है। इनमें से कुछ अतिथियों का दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा करने और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था। इस समारोह के हिस्से में रूप से रक्षा मंत्री ने 15 से 20 अगस्त तक माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक ऑनलाइन सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सभी आधिकारिक निमंत्रण आमंत्रण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भेजे गए हैं। इस पोर्टल के जरिए 17,000 इनविटेशन कार्ड भी जारी किए गए हैं। मानसून अब देश के कई राज्यों में सुस्त पड़ गया है, लेकिन इसके एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इधर हिमाचल उत्तराखंड में जहां लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है, वहीं मैदानी इलाकों में ध्रुव ने लोगों को बेहाल कर डाला है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं ने बड़ी तबाही मचाई हुई है, तो वहीं अब देश के कई हिस्सों में मानसून सुस्त पड़ गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में मौसम अब लगभग शुष्क हो गया है। इसी वजह से ये कि मानसून की अक्षीय रेखा अब हिमालय की तलहटी में अपना सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर चल रही है। उत्तर पश्चिम भारत में अब शुष्क पश्चिम हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों में मानसून का ट्रफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पश्चिम उत्तर के
ऊपर से दक्षिण की ओर बहेगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा अब सामान्य बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में इन राज्यों में जनयादा बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि एक बार फिर मानसून की गतिविधियां शुरू होंगी। 15 अगस्त से उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्सों में, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। तो वहीं 17 अगस्त से मानसून टफ एक बार फिर उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देगी। इस वजह से पश्चिम शुष्क हवाएं एक बार फिर पूर्वी आर्द्र हवाओं की जगह ले लेंगी। मौसम विभाग ने कहा कि अल नीनो का असर अब भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के मानसून पर दिखने लगेगा। अब अगस्त में देश भर में बारिश औसत से कम होगी। यह सिलसिला सितंबर महीने तक जारी रह सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की तलहटी सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में एक या दो स्थान पर हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ स्थान पर बारिश संभव है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्य बारिश भी संभव है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, कोणक और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश और केरल में उत्तरी प्रदेश और उत्तर पूर्व बिहार या दो स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से तीसरे दिन भी रेड अलर्ट जारी है। खोह नदी में कई मकान बह गए हैं। पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण तेलंगाना, कोणक और गोवा, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्य बारिश हुई। इसके साथ ही आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और विदर्भ में एक या दो स्थान पे हल्की बारिश हुई। फिलहाल मानसून टफ पश्चिम शोर हिमालय और पूर्वी की तलहटी के करीब चल रहा है और गोरखपुर, भागलपुर, मालदा और फिर पूर्व की ओर से मणिपुर से गुजर रहा है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम से एक टफ रेखा गंगीय पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग लापता है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश को लेकर अलर्ट भी प्रशासन ने जारी किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने से हादसा हुआ है। यहाँ 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग लापता है। सीएम सुक्सू ने हादसे पर दुख जताया और मदद के लिए निर्देश देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा रखी है। लगातार बरसात की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ का सिलसिला जारी है, जिससे पूरे सूबे में कोहराम मचा हुआ है। लोगों के दिल में खौफ पसरा है, मगर कुदरत ने 1 महीने के भीतर ऐसी विनाश लीला रची है जिसके आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। इस घटना पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्सू ने ट्वीट करके कहा कि सोलन जिले की धौला उप तहसील के गांव जादौन में बादल फटने की दुखद घटना में 7 लोगों की जान जाने की खबर सुनकर दुख हुआ। शोक संपन्न परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में हम आपके दर्द और दुख से सहभागी हैं। हमने अधिकारियों को इस मुश्किल समय के दौरान प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और सपोर्ट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि हिमाचल में कुदरत के अटैक का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। मानसून ने जाते जाते पहाड़ों पर एक बार फिर कोहराम मचा रखा है। बादलों ने जुलाई में जो विनाश लीला दिखाई थी, अगस्त में उसका नेक्स्ट वर्जन दिख रहा है। ठीक 1 महीने बाद हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े वैसी भी आपदा, वैसी ही तबाही नजर आ रही है। पूर्व हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 452 सड़कें बंद हुई हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 233 सड़कें बंद कर दी चुकी हैं, जबकि शिमला जिले की 60 सड़कें बंद पड़ी हैं।
इन सड़कों के बंद होने के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ बारिश से 1800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब है, जिससे बड़े बड़े हिस्सा में बिजली सेवा भी ठप हो गई है। लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के दर्जनों गांव और शहर बाढ़ में डूबे हैं तो कई घरों में मलबा भरा है। वहीं लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जून से 12 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में 255 लोगों की मौत हुई है। इन मानसून सीजन में अब तक 935 घर तबाह हो चुके हैं, जबकि 7,758 घरों को नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड के 87 और अचानक बाढ़ के 54 घटनाएं हो चुकी है। चिराग को वहीं जाना चाहिए जहां उनके पिता ने भेजा था। चाचा पशुपति ने खड़ा किया बवाल, बोले हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर महिला कार्ड खेलने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कही। इस पर जब पशुपति पारस से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हाजीपुर सीट से दावेदारी मेरी ही है। बिहार की हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजा यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। हाजीपुर से सांसद और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हाजीपुर से चुनाव वो ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति जीवन के दौरान वो हाजीपुर के लोगों की सेवा करते रहे और आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। चिराग पासवान के दावे को लेकर पशुपति पारस ने कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए जहां उनके पिता रामविलास पासवान उनको लेकर गए थे। यानी पशुपति पारस का कहना है कि चिराग को जमुई से ही चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर महिला कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ाने की बात कही है। इस पर जब पशुपति पारस ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हाजीपुर सीट पर दावेदारी मेरी है। उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को लेकर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि उनको कहिए जहां पासवान जी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था वहां जाकर जनता की सेवा करें। हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मेरी तैयारियां हाजीपुर में बीते 1 साल से चल रही है। मैं लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। हाजीपुर का संगठन तो या पार्टी का संगठन हो, 40 वर्षों से मैं ही सेवा करता रहा हूँ। एनडीए गठबंधन के 1 नंबर के सहयोगी हैं हम। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।